धात रोग एग्जैक्टली है क्या? इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनवॉलंटरी ही मेंस का सीमेन डिस्चार्ज होने लग जाता है विदाउट एनी ऑर्गेज्म। सीमेन है कई बार वो बहुत ही फ्लूइड की तरह निकलता है, थिक लिक्विड की तरह होता है, या कई बार ये पानी जैसा निकलता है। तो इससे रिलेटेड कोई स्पेशल टेस्ट है जिससे हम इस रोग को जान सकते हैं? आपको फटीग लग रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी कोई भी स्ट्रेंथ वाली चीजें करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, कि इसमें आपके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ड्रेन होने लग जाता है। तो जब पेशेंट्स अपने सिम्टम्स बताता है तो तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट सफर कर रहा है धात रोग। दांत रोग की अगर हम बात करें, नाइटफॉल से इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट दोनों में कोई डिफरेंस है या बोथ आर सेम? नाइटफॉल जो होता है ना वो बहुत ही एडोलेसेंट एज में होता है, तो यंग बॉयज में। लेकिन धात रोग मोस्ट ऑफ द जो हमारे 30+ मेल्स हैं या फिर 60+ मेल्स हैं उनमें होता है। बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन एज वेल एज मैस्टरबेशन के बारे में भी बताना चाहिए। कोई ऐसी स्पेशल योगा एक्सरसाइज या मेडिटेशन स्पेशली फॉर दिस दांत रोग? अगर आप योगा की बात करें तो इसमें हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लाइफ अवेदा के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाले एक ऐसे रोग या सिंड्रोम के बारे में जिससे लोग आज भी बात करने में हेजिटेट करते हैं, और ये यकीन मानिए 77% मैन में फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। ये कल्चरल बाउंड डिजीज़ है जिसको हम कह सकते हैं धात रोग, यानी कि स्पर्मेटोनिया। तो आज है हमारे साथ जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना कौशल, जो हमें इसके कॉजेज़, मिथ्स और इससे रिलेटेड सिम्टम्स हमारे में क्या आते हैं उसके बारे में हमें बताएंगी। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि धात रोग एग्जैक्टली है क्या हमारी ऑडियंस को? देखिए, धात रोग ना बहुत ही वाइड स्प्रेड टर्मिनोलॉजी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनवॉलंटरी ही मेंस का सीमेन डिस्चार्ज होने लग जाता है विदाउट एनी ऑर्गेज्म, विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी और विदाउट एनी मैस्टरबेशन और ऐसी जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग इसको एक फ़िज़िकल रोग मानते हैं, बहुत सारे इसको साइकोलॉजिकल कंडीशन से भी कोरिलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में धात रोग क्या है कि ये एक सीमेन डिस्चार्ज है, और उसमें जो सीमेन है कई बार वो बहुत ही फ्लूइड की तरह निकलता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज या थिक लिक्विड की तरह होता है, या कई बार ये पानी जैसा निकलता है अलॉन्ग विद यूरिन एंड जब आप स्टूल पास करते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही डिस्टर्बिंग कंडीशन है, एंड बहुत सारे मेल इसके बारे में बात करने के लिए भी कतराते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसीलिए धात रोग पे है, ताकि हम इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज दे सकें। बट डॉक्टर साहब, बहुत लोग ये मानते हैं कि ये एक सिंड्रोम है, ये एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है जी, और एक्चुअली इसमें कोई सीमेन लॉस होता ही नहीं है। यस, ये भी एक फैक्ट है। देखिए, ये ना जो धात रोग है ये बहुत सारे अगर मॉडर्न मेडिसिन की ही बात करें हम, तो उसमें ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, बिकॉज एज सच कोई भी पैथोलॉजी इसके बारे में फाउंड नहीं हुई है कि एक्चुअली ये होता क्यों है। हमारे टेक्स्ट में या कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि दिस इज़ ए डिजीज़। ये एक तरह से मिथ भी है और एक तरह से साइकोलॉजिकल कंडीशन भी है एज़ पर द मॉडर्न मेडिसिन्स। इसमें क्या होता है कि जब आपकी दिमाग में आप सोचने लग जाते हो, आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या आपकी कई बार बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, जैसे कि रेक्टल डिस्फंक्शन या टाइमिंग में इश्यूज़ आते हैं, उस केस में क्या है कि धात गिरने जैसे उनको फील आने लग जाती है, एक गिल्ट महसूस होने लग जाती है, जिसके कारण वो इस टर्म को धात रोग के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा की माने तो आयुर्वेदा में हम इसको एक फिजिकल कंडीशन मानते हैं कि येस, अलॉन्ग विद द साइकोलॉजिकल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है, या आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी बॉडी में प्रॉपर धातु फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से सीमेन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक इंडिकेट देता है कि आपकी बॉडी सही फंक्शन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, या कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई ना कोई इफेक्ट चल रहा है। तो एक बार मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को आप ये बताना चाहेंगे एग्जैक्टली सिंड्रोम और रोग के बीच में क्या फ़र्क है, ताकि वो स्पष्ट हो जाए। सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें प्रॉपर हम कहीं ये नहीं बोलते हैं कि येस दिस इज़ ए, प्रॉपर लिखा नहीं जाता है कि ये डिजीज़ है। सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस को मैच करके, जिसमें सिर्फ सिम्टम्स आते हैं, वो एक प्रॉपर डायग्नोस की तरफ से एक डिजीज़ में रूप नहीं लेती है। सिंड्रोम एक बहुत ही स्टार्टिंग कंडीशन होती है, और डिजीज़ जब एक फुल फ्लैश डिजीज़ डेवलप हो जाती है तो उसको हम एक डिजीज़ का नाम देते हैं।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक नॉर्मल सिंड्रोम है। दांत रोग इज ए सिंड्रोम, दिस इज नॉट अ डिजीज। ये कोई बीमारी नहीं है या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोगों को घबराना चाहिए। इट इज़ जस्ट ए फिजिकल एंड एज वेल एज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन या फिर कोई भी हम थेरेपी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हाल ही में बात करूं, मैं एक रिसर्च पब्लिकेशन के थ्रू जा रहा था, करीब 780 लोगों पे एक रिसर्च करी गई थी, सिर्फ मेल पुरुषों पे ही ओनली, जिसमें 16 प्लस की उम्र के लोग थे। तो एक धात रोग के बारे में उनसे एक सर्वे किया गया था, जिसमें उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू उन्हें कैसा फील होता है। सो कईयों ने धात रोग को सिर्फ स्पर्म का नाम दिया, कईयों ने धात रोग को वाइटिश ऐसा डिस्चार्ज का जो उनसे होता है, और कईयों ने उसे यूरिन डिस्चार्ज भी कहा। बट एक्चुअली धात रोग है क्या? क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे? बट एक चीज़, एक चीज़ सब में बहुत कॉमन थी, हर एक ने कहा कि ऐसा उन्हें फील होता है कि धात रोग से उनकी बॉडी में जो है कमजोरी आ रही है, उन्हें फटीग फील हो रहा है, और ऐसे सब इश्यूज उन्होंने बताए। देखिए, अगर मैं इसको आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि इसमें जो हमारा शुक्र धातु है, शुक्र धातु क्या है? जो हमारा स्पर्म बनता है, और अगर माने तो एक स्पर्म प्रॉपरली बनने में एटलीस्ट 64 डेज लगते हैं। मतलब अगर एक प्रॉपर स्पर्म, जिसको हम एज पर अगर बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी में यूज़ होता है, जो प्रॉपर एक फर्टाइल स्पर्म होता है, उसके लिए प्रॉपर 64 डेज लगते हैं प्रॉपर एक स्पर्म फॉर्मेशन में। तो ये प्रोसीजर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें प्रॉपर एक, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे ब्लड बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, तो ऐसे ऐसे करके वो शुक्र धातु, उसका जो सार होता है वो शुक्र बनता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो अगर वो धातु जो आपके पहले वाले 7 धातुओं में से 6 धातु खराब हैं, तो आपका जो सबसे जो फाइनल प्रोडक्ट है शुक्र, वो सही नहीं बनेगा, और वो क्या होगा, वो एक प्रॉपर जितना उसको थिकनेस चाहिए, जितनी उसकी क्वालिटी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। एट द रिज़ल्ट वो कहीं ना कहीं आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वो एक तरह से स्पर्म रिलीज़ है। वो बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं बिकॉज जब भी कोई जना स्टूल पास करने जाता है या यूरिन पास करने जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग जब वो फर्स्ट वॉशरूम जाते हैं, फर्स्ट पी के लिए जाते हैं, तब उनको फील आता है कि उनका धात गिर रहा है। बिकॉज तब क्या होता है कि एक तो आपका वॉशरूम आप रोक के रखे हुए हो, उससे भी थोड़ा प्रेशर फील होता है। और जब आपने देखा भी होगा कि जितने भी एक्टिव मेल्स होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उस केस में प्रॉपर एक बनता है, प्रॉपर आपका एक टाइम पीरियड मिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़े थोड़े उसमें दिखना शुरू हो जाते हैं स्पर्म। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल कंडीशन भी है। जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस आने लग जाती है या कोई आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो धात गिरने लग जाता है, क्योंकि उसका एक टाइम नहीं बनता है और वो पहले ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पर अगर हम बात करें कि ठीक है, बंदे को फील हो रहा है कि उसे धात रोग है, बट आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो इससे रिलेटेड कोई स्पेशल टेस्ट है जिससे हम इस रोग को जान सकते हैं, या आप क्लिनिकली उस रोग को कैसे टेस्ट करते हैं? देखिए, इसमें ना धात रोग एक कंडीशन, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कोई पैथोलॉजिकल प्रूवन कंडीशन नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज आयुर्वेदा की तरफ से फिजिकल कंडीशन भी है। तो इस केस में अगर आप सिर्फ सिम्टम्स पे ही इसको डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको फटीग लग रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी कोई भी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ड्रेन होने लग जाता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो ये एक मेंटल कंडीशन भी इससे हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में पड़ जाते हो जिसमें आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। सेकेंडली, जो फिजिकल कंडीशंस है वो वीकनेस वगैरह आई जाती है। तो ये सिर्फ सिम्टम्स पे बेस पे और एज़ पर द पेशेंट कंडीशन, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्लिनिक विजिट करते हैं, तो उनको हम प्रॉपर पूछते हैं कि वो क्या खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और प्रॉपर उनको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट यही बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि हमें डिस्चार्ज हो रहा है और कहीं ना कुछ गिर रहा है, मतलब डिस्चार्ज, पानी, फ्लूइड, वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस केस में फिर हम जानते हैं कि क्या आपको ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं अलॉन्ग विद दिस कंडीशन। तो जब पेशेंट्स अपने सिम्टम्स बताता है तो तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट सफ़र कर रहा है धात रोग के एक सिंड्रोम से। ओके जी। सो धात रोग की अगर हम बात करें, नाइटफॉल से इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं।
बट दोनों में कोई डिफरेंस है या बोथ आर सेम? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन जो है मेरे क्लिनिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत सारे इन दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं। देखिए, नाइट फॉल जो होता है ना वो बहुत ही एडोलेसेंट एज में होता है। फॉर एग्जांपल यंग बॉयज़ में, जैसे कि आप 16 जैसे आप प्यूबर्टी रीच करते हो, उस केसेस में जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा नाइट फॉल देखा गया है। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल कंडीशन, इट्स नॉट लाइक कि इसको हमें बहुत ज़्यादा चिंता करना चाहिए। नाइट फॉल बहुत ही एक नॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि 16 और 18 साल के जो बॉयज़ हैं उनमें डिस्चार्ज होता है विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, विदाउट एनी मैस्टरबेशन, और ये हर एक 4-5 दिन के बाद होता है। एंड दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन येस, अगर वो डेली हो रहा है तो वो एक सीरियस कंडीशन है, तब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि येस अब ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अगर 4-5 दिन में आपको एक बार नाइट फॉल हो रहा है पेशेंट्स को, तो इट्स ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, इसको हम नॉर्मल लेते हैं। बट किस एज तक नाइट फॉल जो होना है ठीक है? देखिए, अगर आप 22-23 आजकल की जो एज है, अगर 25 एज तक भी थोड़ा कई लोगों को डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, कोई बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस जैसे कि मैस्टरबेशन, हेल्दी मैस्टरबेशन करें, दैट इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी मैस्टरबेशन या माल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कि आपका नाइट फॉल एक कंडीशन बन जाती है जहाँ पे आपको इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाती है। लेकिन धात रोग क्या है? धात रोग मोस्ट ऑफ द जो हमारे 30+ मेल्स हैं या फिर 60+ मेल्स हैं उनमें होता है। इसमें क्या है कि ये सिर्फ फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा है। जैसे उनमें कईयों में भी इरेक्शन डिसफंक्शन होता है, या उनका स्पर्म रिलीज़ नहीं होता, या उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है, तब उनको खुद ही एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है, जिसके कारण उनको ये मतलब कि जिनके कारण उनका धात गिरना शुरू हो जाता है। एंड वो उनका क्या है कि जैसे हमने देखा है कि नाइट फॉल हर 4-5 दिन में होता है। धात क्या है कि वो कंटिन्यूसली आपके यूरिन में, आपके स्टूल में थोड़ा थोड़ा करके गिरता ही रहता है। एंड दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन। नाइट फॉल होने के बाद अगर पेशेंट हम देखें तो उनमें कोई भी वीकनेस, फैटीग, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन इस केस में अगर धात रोग की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक आपका ओल्ड एज आना शुरू हो जाता है, आपको वीकनेस, फैटीग, आपके जॉइंट्स में भी पेन रहना शुरू हो जाता है, आपका एक फॉगीनेस रहने लग जाती है ब्रेन में, आप प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हो, आप प्रॉपरली अपना ध्यान कहीं नहीं लगा पाते हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नाइट फॉल और धात रोग। जी। आयुर्वेदिक के नज़रिए से बात करें, डॉक्टर साहब आपने बताया कि धात रोग जो है एक सिंड्रोम है जी, तो क्या कहेंगे कि ये कोई दोषा है, बॉडी का दोषा है, या बॉडी का इम्बैलेंस है, या ओवर मैस्टरबेशन करने से ये प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में कहें, ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है? जी, देखिए, आयुर्वेदा में हम 7 धातु लेते हैं: रस, रक्त, मांस, मज्जा और शुक्र धातु। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र धातु। इसमें क्या है कि अगर किसी भी धातु में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल अगर मज्जा धातु भी प्रॉपरली नहीं हुई है, उसके कारण भी आपका जो शुक्र धातु है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं आगे चल के आपको धात रोग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और दोषास की बात करें तो बेसिकली दोषास यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, मेनली हम वात दोष को लेते हैं। वात, पित्त, कफ 3 दोषास होते हैं आयुर्वेदा में। उसके अकॉर्डिंग अगर सिर्फ वात आपका इम्बैलेंस हो रहा है, इसके कारण क्या है कि वात इम्बैलेंस होने से आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी मेंटल इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी अटैक्स, ऐसी चीज़ों के कारण भी कहीं ना कहीं वो रीज़न बन जाते हैं धात रोग के। और धात रोग जब आपको ये चीज़ें आने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका पित्त दोष भी प्रकोपित हो जाएगा। इसके कारण आपको एग्रेशन, एजिटेशन, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी। और जब ये चीज़ें दोनों दोष डिस्टर्ब हो गए तो कफ दोष, जहाँ पे आपको वीकनेस महसूस होना, आपके ड्रेन होना, एनर्जी ड्रेन होना, तो एट लास्ट आपके तीनों दोष डिस्टर्ब हो गए। लेकिन किसी मेन दोष के बारे में बात करें तो वाता दोष इज़ द प्राइम रीज़न फॉर द धात रोग। अगर वात डिस्टर्ब है आपका तो उस केस में आपको धात रोग होने के चांसेस ज़्यादा है। आपके हिसाब से मेल्स को इमोशनल या मेंटल कोई थेरेपी देनी चाहिए, या आप इसके लिए कोई काउंसलिंग थेरेपी रिकमेंड करेंगे फॉर धात रोग पेशेंट्स? डेफिनेटली, अगर मेरी माने तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी। ठीक है, अब किसी भी प्रॉब्लम में देखिए, कोई भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस केसेस में थेरेपी सबसे बेस्ट है। इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि पेशेंट्स को कोई ना कोई थेरेपीज जिसमें कि CBT, कोजेनेटिव
थेरेपीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी मेडिटेशन, योगा ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड काम हो। आप एक इमोशनल थेरेपी ले सकते हैं जहाँ पे आप एक काउंसलर हायर कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज दे, उसके बारे में आपको काउंसल भी करे कि व्हाट इज़ एक्चुअली यू आर सफरिंग विद। कई बार पेशेंट्स बहुत होते हैं कि उनके बैक ऑफ द माइंड कोई और प्रॉब्लम्स चल रही होती है। फॉर एग्जांपल फैमिली इश्यूज़ है या कोई भी स्ट्रेस, जैसे कि ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ों के कारण, तो उनको कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से भी, स्ट्रेस के कारण भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना होते हैं, जिसके कारण वार्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। वार्ड डिस्टर्ब हो गया तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम। और मैं ये भी कहूँगी कि बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन एज वेल एज मैस्ट्रुबेशन के बारे में भी बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जो यंग किड्स होते हैं, ठीक है, जब वो एक प्यूबर्टी पे जाते हैं तो उनको प्रॉपर मैस्ट्रुबेशन, वो बहुत ज़्यादा इसको ऐसे ले लेते हैं कि दिस इज़ लाइक फ़न की तरह ले लेते हैं। उनको नहीं प्रॉपर पता है कि ये कितने टाइम बाद करना चाहिए या इसकी प्रॉपर टेक्निक्स क्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वार्ड डिस्टर्ब होने की वजह से उनको धात रोग प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड ये है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बोथ फीमेल्स एंड मेल्स को एजुकेशन देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थेरेपी या फिर एक उसके बीच में ही आती है कि आपको प्रॉपर काउंसल देना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल आप अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्रह्मी इज़ वेरी गुड, ब्रह्मी बहुत ज़्यादा कामनेस देती है। आप शंख पुष्पी अपने बच्चों को पिला सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि उनका माइंड में जो भी फॉगीनेस है, जो भी थोड़े से कन्फ्यूजन्स है, वो नहीं रहते हैं। आप जैसे अगर आप एज्ड हैं तो उस केस में अश्वगंधा बहुत अच्छा है, शिलाजीत बहुत अच्छा है। शिलाजीत आप ले सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साथ आपके मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है। ये सारी जो हर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आयुर्वेदा में बताई गई हैं, वो बहुत एशियंट टाइम से प्रैक्टिस हो रही हैं। तो आई जस्ट रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो आप आयुर्वेदा में ये हर्ब्स ले सकते हैं, दे आर वेरी गुड। आपने मेडिटेशन की बात करी या योगा या एक्सरसाइज की बात करी, कोई ऐसी स्पेशल योगा एक्सरसाइज या मेडिटेशन इसके लिए अलग से भी होती है स्पेशली फॉर दिस धात रोग? धात रोग की वजह से कोई स्पेशल मेडिटेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस, अगर आप योगा की बात करें तो इसमें वज्रासन होता है, ठीक है। इसमें आप एक आसन होते हैं, भुजंग आसन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी आपके मेंटल कामनेस भी देगी, साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या आप कुछ मत करिए, आप 10-15 मिनट एक कोई भी, जो भी आप किसी भी चीज़ को मानते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल को मानते हो, उसमें आप 15 मिनट का ध्यान लगा लीजिए, तब भी आपकी जो मेंटल फॉगीनेस है वो भी बिल्कुल शांत हो जाएगी। एक काम म्यूजिक लगा के आप 15 मिनट अकेले में बैठे और थोड़ा सा करें। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करें? यस, मैनिफेस्टेशन में काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर आप मैनिफेस्ट कर लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको देखिए इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि आप 7 डेज़ या एक हफ्ते के अंदर, आपको 7 डेज़ या 10 दिन के अंदर आपको फील होने लग जाएगा कि दिस इज़ नॉट सच, एज सच कोई कंडीशन नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन तो है जी। तो आपने अश्वगंधा, ब्राह्मी, शिलाजीत, ये सब एक हर्ब्स बताई जिससे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। बट हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी मतलब घरेलू किचन में यूज होने वाले स्पाइसेस जो इनफैक्ट उन्हें कहीं मार्केट ना जाना पड़े, जैसे कि हमने शुरुआत करी कि पुरुष इस बीमारी के बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें बता सके वो 2 या 3 चीज़ें ऐसी जो उनकी किचन में अवेलेबल है और जो खाने से उनका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए या इसमें उन्हें कुछ इफेक्ट हो सके। राइट, देखिए जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें सबसे बड़ा दोष कौन सा डिस्टर्ब होता है? वात दोष। वात दोष को पैसिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको सुबह खाली पेट उठ के या तो थोड़ा सा लूक वार्म वाटर, ठीक है, उसमें थोड़ी सी हनी मिला के ले सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। सेकेंडली आप आंवला जूस ले सकते हैं या एलोवेरा जूस ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। या कुछ मत करिए, एक एनर्जी ड्रिंक बनाइए जिसमें कि आप क्या करें, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी, ये चीज़ें मिक्स करके आप सुबह ले लीजिए। इससे आपका वात जो है वो सबसाइड हो जाएगा, वात बढ़ेगा नहीं। जब वात नहीं बढ़ेगा तो एंटास्ट कि आपका पित्त और जो कफ है वो भी शांत में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने किचन में फाउंड कर सकते हो। रात के टाइम पे भी आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा देसी घी दूध में डाल के लीजिए तो ये तो एक तो आपका नींद बहुत अच्छी आएगी,
सेकेंडली ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देसी घी दूध में डाल के लेते हैं तो एक स्ट्रेंथ आती है, एक इनर ग्लो आता है, एंड मोर ओवर जो भी उनके स्टेमिना वगैरह के इश्यूज़ होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे जैसे लोग कहते हैं कि घी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ 1 चम्मच देसी घी आपको डेली लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके वात को कम करेगी। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, उसके लिए शुद्ध देसी घी गाय का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। शुद्ध देसी घी गाय का आप 1 चम्मच गाय के दूध में डाल के लीजिए, बच्चों को भी दीजिए। दिस इज़ वेरी गुड थेरेपी। तो डॉक्टर साहब ने आज एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा गया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अगर ठीक है तो आधी से ज़्यादा बीमारियां जो है हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, इस स्पेशली अगर हम बात करें धात रोग के बारे में, कोई आप ऐसा लाइव एग्जांपल या कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके कोई पेशेंट आया हो और विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा जो फुली रिकवर कर गया हो इस चीज़ से? डेफिनेटली। देखिए, मेरे पास ना हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, बहुत यंग पेशेंट भी आते हैं, जैसे कि 18-19 जो बॉयज़ होते हैं वो भी कहते हैं। एंड आजकल देखा गया है कि जो लोग 50 क्रॉस कर लेते हैं उनको धात रोग की प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गई है। उसके 2 चीज़ें हैं, एक तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो डिटोरिएट कर रही है, वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। सेकेंडली मेंटल स्ट्रेस, एक लोलीनेस, एक स्ट्रेस फैक्टर जो उनकी जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है। जब आप 50 में, जहाँ पे आप जॉब से रिटायर हो चुके होते हो, आपको घर में ऐसा कुछ भी एक प्रोडक्टिव नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो? आप सोचना शुरू कर देते हो। जब आप एक सोचते हो, आपको लगता है कि मैं अब ओल्ड एज में जा रहा हूँ, इन चीज़ों में जा रहा हूँ, तो उस चीज़ में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक गिल्ट महसूस होने शुरू हो जाती है। आपको ये फील होने लग जाता है कि मेरी बॉडी डिटोरिएट हो रही है। इन कंडीशन में क्या होता है कि धात रोग शुरू हो जाता है। तो ऐसा सच में क्या है कि एक पेशेंट अभी रिसेंटली आए थे मेरे पास। ही वॉज़ वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है, मतलब उनको हर चीज़ की नॉलेज थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस धात रोग। उनको फील आ रहा था कि मेरे यूरिन में पस निकल रही है। ही वॉज थिंकिंग कि उनकी पस आ रही है, लेकिन जब मैंने प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ली तब उनको एक दिखाया कि आपके धातु जो है ना वो गिर रहे हैं, बिकॉज उनकी कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द एंड उनके डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। उनको प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ थे, गैस एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा था। तो उस केस में क्या है कि उनके दोषास डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका जो खाना खा रहे हैं वही फर्स्ट पार्ट पे, जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले आपका खाना इंपॉर्टेंट है, अगर उसी में ब्रेक लग गया तो आपका शुक्र नहीं बनेगा अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं बाद में वो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली वैसा नहीं आएगा जैसे होना चाहिए। तो वो एट द एंड उनके जो यूरिन में वो धात गिरना शुरू हो गया। तब उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, 3-4 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, नो डाउट, लेकिन अब वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। वो अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। कई बार अभी भी पेशेंट आते हैं कि अभी मैं बहुत ही घर पे ही मैं बहुत ज़्यादा मैनेज कर चुका हूँ, जो मैंने उनको टिप्स दिए, तो नाउ वो बिल्कुल ठीक है जी। सो धात रोग का कोई असर क्या मेल फर्टिलिटी या उनकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे या फिर अगर आपका धात गिरता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिटोरिएट हो रही है, तो मतलब मैंने बोला है कि 64 डेज़ में स्पर्म बनता है, फर्टाइल स्पर्म बनता है। अगर वो पहले बीच में ही गिरना स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं धात रोग के ज़रिए, तो उसमें क्या होता है कि आपके फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को, उन कपल्स को कंसीव करने में इश्यूज़ आते हैं। तो एज सच केसेस में मैं पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि फ़िज़िकल और मेंटल वेलनेस पे पूरा ध्यान दें। इन सिर्फ फिज़िकल वेलनेस को छोड़ के मेंटल वेलनेस पे भी ध्यान दें, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड है जी। सो फाइनल लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आज के हिसाब से अगर हम लाइफस्टाइल के कोई 3 टिप्स मैं आपको कहना चाहूँ जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहे एज अ प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर धात रोग, क्या होंगे? देखिए, लाइफ में ना 3 स्तंभ हैं हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। आपकी निद्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें क्या है कि नींद आनी बहुत अच्छी, सबसे पहले हम नींद की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धात रोग एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। जब आप एक 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो उस केस में क्या है कि आपके सारे दोष शांत हो जाएंगे। आपका प्रॉपर जो वात दोष है उसके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद लेना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ साथ फिजिकल एनर्जी भी आपकी चैनलाइज होती है। सेकंड ये है कि आपका खाना पीना,
आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा है, हर जगह आपको जोमेटो, स्विगी, या आपको रोड पे जाओगे तो इनके ही बाइक्स वगैरह दिखते हैं। तो मतलब इतने ऑर्डर हो रहे हैं, इतने लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जो भी, अगर आप प्यूबर्टी में भी से आगे जा रहे हो तो उन केसेस में भी जंक फूड खाना बिल्कुल अवॉइड करें। आप मैदे की बनी चीज़ें मत खाइए। आप बहुत ज़्यादा बेवरेजेस जैसे कि एरिएटेड बेवरेजेस ना लीजिए। आप पैक्ड फूड ना लीजिए। आप घर का खाना खाइए, जो भी आप खाना चाहते हैं। देसी खाना खाइए, देसी घी खाइए। घर पे जो भी आप परांठे खाना चाहते हो देसी घी के बना के खाइए। लेकिन बाहर का ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स वाले खाना मत खाइए। देन इज़ अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी तरह का ड्रग्स जो लेते हैं कोई भी, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की उनको लत थी, तो आगे चल के उनका प्रॉपर एक, मतलब कह सकते हैं कि फर्टिलिटी ही डिस्टर्ब हो गई है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजना आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सबको भी हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आई रिक्वेस्ट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यस, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली उन लोगों या रिश्तेदारों के साथ अपने शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है कि ऐसे किसी भी सिंड्रोम या बीमारी का शिकार है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक जल्द पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।